हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। तो सर कर क्या रहे हो? हाँ, ये बात आज आपके साथ क्या कर रहा हूँ, बट वीडियो ना बड़ी मज़ेदार होने वाली है। देखिएगा, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ करूँगा जिससे आपको मतलब अच्छा भी फील होगा। वो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी फील हो, लेकिन जो है मुझे जो उचित लगता है वो कहूँगा, जो सच्चाई है वो बोलने की कोशिश करूँगा। और अच्छा, स्क्रीन पे मैं ही नज़र आ रहा हूँ यहाँ पे तो। अच्छा जी, ये निपोन इंडिया ETF बीज है, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। और सबसे पहली बात है, जो मन में सवाल आ रहे हैं, मन कचोट रहा है कि सर इन सवालों के जवाब कोई दे तो मज़ा आ जाए। देखिएगा, मैं जवाब तो दे रहा हूँ आपको, अब उस जवाब से आप सहमत हो ज़रूरी नहीं है, आपको अच्छा भी लग सकता है, खराब भी लग सकता है। तो बीजेपी की सरकार बन रही है नहीं बन रही, सर इस सवाल का जवाब तो एक सवाल ना मेरे से पीछे बहुत बार पूछा गया, और मैंने कहा यार ठीक है यार, इसको नज़रअंदाज करते हैं। अब एक मार्केट एनालिसिस्ट हैं, वो यूट्यूबर भी हैं और टीवी वगैरह चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाली बाबा जी हैं। और वो स्टॉक मार्केट के बाबा जी मैं बोल रहे हैं कि बंगाली महाराज स्टॉक मार्केट के। तो वो अक्सर जो है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो हमसे बहुत बार सवाल पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, गिर जाएगी, टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे, इंडिया के अंदर GDP ग्रोथ गिर जाएगी, FII सेल कर रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है? मैं करूँगा इसके बारे में बात। कुछ उन्होंने सर्वे भी कराया, तो सर आपका क्या है आउटलुक? और देखिएगा, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ, तो मैं आपके साथ चर्चा जरूर करूँगा। उसके बाद है तीसरा, ये सर बाजार अभी गिर क्यों रहा है, क्यों गिर रहा है बाजार, ये भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। और सर आपको बाजार में क्या फेवरेट लग रहा है? तो मैं फेवरेट तो क्या बताऊँ, बट आपको क्या नहीं करना ये मैं बताने की चेष्टा आपके साथ कर सकता हूँ। और अगला सवाल है कि सर FII बेच रहे हैं, क्या करें? तो इन सारी चर्चा पे, और फिर लास्ट में हम निपोन इंडिया ETF हैंगसेंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसी पे करता हूँ बातचीत, क्योंकि फिर थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी बात। और देखिएगा, इतने बड़े इलेक्शन है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो चर्चा तो बनती है। चलिए, सबसे पहले निपोन इंडिया ETF की बात करते हैं। देखिएगा, ये वीडियो हमारी अल्फा एम्बस के साथ हमने शेयर की थी, और ये हमारी एक, आप ये कह सकते हैं कि अपनी कन्विक्शन थी। और मैं स्पेशली हैंगसेंग का जो बाज़ार है, यानी कि हांगकांग का बाज़ार है, उसको देख रहा था क्लोजली, और मुझे जहाँ पर लगा कि शायद ये बॉटम बना रहा है, तो हम उसमें निवेश कर सकते हैं। अब उसका निवेश करने का तरीका है, इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें आपको इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो उसमें निपोन इंडिया का जो है हैंगसेंग ETF है, जिसको आप हैंगसेंग बीज भी बोल सकते हैं। तो जो बेंचमार्क है हांगकांग का, उसके हिसाब से तो जब ये वीडियो मैंने शेयर की थी तो NAV थी 224.70 रुपये। यानी कि जब मैंने वीडियो शेयर की थी, और मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दें। तो देखिएगा, उसकी NAV थी 224.70 रुपये। और मुझे याद है, जब मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो मैंने ये भी बताया था कि बस देखिएगा, इसने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, और मैंने बड़ा रिस्क भी लिया था। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा था सर 5 साल में रिटर्न नहीं दिया, आप और पैसे फंस सकते हैं। मैंने कहा देखिए, वो तो पैसे तो फंस सकते हैं, मैं तो आपको बस खाली आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप अपनी रिसर्च करिए खुद। और ये तारीख क्या थी? ये तारीख थी 18 जनवरी 2024, और आज का इसका भाव है 315 रुपये। यानी कि लगभग अगर आप देखें तो, अगर हम इसमें जोड़ने की कोशिश करें तो 45% से लेकर 48% के बीच की रिटर्न्स आपको बनी है जनवरी से लेके अभी आज की तारीख का ये मैं NAV बता रहा हूँ आपको। तो बेहतरीन रिटर्न्स आई है। और मेरी क्या व्यू था, मैंने क्यों इस बारे में कॉन्ट्रा सोचा था, तो बट मैं यही कहूँगा कि अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आप अपने जब बाजार को देखते हैं तो बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा मार्च का जो स्टॉक फॉर द मंथ था, उसमें भी हालांकि 12-13% रिटर्न बनी है, और बहुत शॉर्ट पीरियड्स में, और लो रिस्क के साथ बनी है। वो भी मैं चर्चा करूँगा कभी अगर समय मिलेगा तो निपोन इंडिया जो ETF है,
इसमें अगर जो रिटर्न्स हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू लिया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे टेक्निकली भी एनालिसिस किया था और ये देखा था कि फंडामेंटली क्या चेंज हो रहा है चाइना के बाज़ारों में और हांगकांग के बाज़ारों में। और तब ये अपनी एक फर्दर रिसर्च करने के बाद हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी। और अभी उसके बाद मैंने इसका फॉलोअप भी जो है अल्फा मेंबर्स के साथ पीछे मैं शेयर करता भी रहूं कि भाई, और मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि भाई मुझे तो 300 रुपये से पार लग रहा है, कि भाई 290 रुपये के आसपास, तो 300 रुपये पार हो गया। अभी भी मुझे लगता है कि इसमें शायद थोड़ी सी स्ट्रीम है, बट हमने इसमें ये भी कहा था कि भाई जिसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो उसके लिए बेटर ही चॉइस ही होती है कि उसको SIP के माध्यम से चलना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब जो अगली बात है वो है सर, बीजेपी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। देखिएगा, आप एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कह सकते हैं सर आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं इसलिए कह रहे हैं। अरे नहीं, मैं बीजेपी को मैं क्रिटिसाइज भी बहुत किया मैंने पीछे, अगर आप वीडियो देखोगे तो। बात समझिएगा, एक क्लास में एक बच्चा है जो रेगुलर स्कूल आता है, होमवर्क करता है, ठीक है जी, प्रैक्टिस पेपर करता है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो डाउट्स होते हैं वो टीचर से पूछता है। और दूसरा बच्चा है जो क्लास बंक करता है, ठीक है जी, और बंक भी कैसे करता है कि भाई साहब स्कूल छोड़ के, क्लास छोड़ के विदेश चला जाता है, और फिर एग्ज़ाम के दिनों में वापस आता है और फिर कहता है जी मेरे को कोई कुंजी दे दो, गाइड दे दो, ठीक है जी, मेरे को कोई शॉर्टकट दे दो, ठीक है जी। 4 ट्यूटर अपने घर बुला लेता है, ठीक है जी, और वो कहता है जी मेरे को थोड़े हिंट दे दो, और वो कहते हैं जी मैं क्लास टॉप करूँगा। तो देखिए, क्लास तो टॉप वही करेगा ना जिसने तैयारी करी है ढंग से और जो सिंसियरली स्कूल गया है और तैयारी की है। तो देखिएगा, अगर जहाँ तक बात करें कि भाई विपक्ष की जो तैयारी है और बीजेपी की तैयारी, एक एक सीट के ऊपर साम दाम दंड भेद, मैं सीधी सी बात बोलूँगा, सीधे तरीके से अगर कहीं पर कोई कंपटीशन आ रहा है या अपने बागी उम्मीदवार खड़े हो गए तो उसको कैलकुलेट करके कैसे हटाना है, उसके बाद हर चीज़ की प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं। तो जो तैयारी करके इलेक्शन में जा रहा है और वो तैयारी भी एक सिस्टमेटिकल मैनर में की गई है, उसमें से कुछ लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी मुद्दे पर, और दूसरी जो विपक्ष है वो अभी तक यही नहीं था, इकट्ठा ही नहीं था इलेक्शन के 4 महीने पहले तक, ठीक है जी। और विपक्ष के जो मुख्य है मतलब लीडर हैं वो भाई सब विदेश यात्रा कर रहे होते हैं, यहाँ पे आते हैं भाई 4 दिन यात्रा करते हैं और फिर कहते हैं यार 2 दिन मैं विदेश का ट्रिप मार के आता हूँ, ठीक है जी। तो आपकी जो सिंसियरिटी ना वो डिपेंड करती है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन रही है नहीं बन रही, मुझे 100% लग रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी। जिन लोगों के मन में सवाल है कि सर 400 पार होंगी नहीं होंगी, 400 का मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बट हाँ कंफर्टेबली बीजेपी की सरकार बन रही है। और जिन लोगों को डाउट है कि जी नहीं बनेगी, उनका भी भैया मैं जवाब दे देता हूँ। मान लीजिएगा कि 230-40 सीटें खाली बीजेपी की आती हैं, तो देखिएगा विपक्ष इतना बिखरा हुआ है कि कोई भी बड़ी पार्टी है नहीं, और एनडीए के जो बाकी दल हैं वो भी 20-30 ला सकते हैं, और कुछ ऐसे इनके पुराने सहयोगी हैं तो खींच तोड़ करके एक बार ये सरकार बना लेंगे। और उसमें भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 230 आएंगी, वर्स्ट केस में भी मुझे लगता है 250 से 270 सीटें आएंगी ही आएंगी। तो ये जो चीज़ें हमें एनडीए, ये मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, और एनडीए जो कंफर्टेबली बना लेगा, लेकिन फिर भी उतनी मजबूत सरकार शायद ना बने जितनी पिछली बार थी, बट सरकार कंफर्टेबली बनेगी। अब इस पर बाजार क्या रिएक्ट करेगा, अब उसकी तैयारी आपने करनी है। अरे बाजार को रिएक्ट करने दो ना, आधा माल अभी खरीदो और आधे पैसे रखो अपनी जेब में। अगर बाजार करेक्ट कर जाए तो भैया ले लेंगे कोई, अगर सरकार बनी रही है तो भाई डिसीजंस और जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी ना चेंज हो रही हैं, तो ज़्यादा असर होना नहीं है। तो ये तो थी मेरा जवाब कि मुझे सरकार पे पूरा विश्वास है कि यही बनेगी, और ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करें, और ये हमने जो आपके साथ डिस्कशन किया है इसमें बहुत सारे हमने जो मीडिया के जो इनपुट्स हैं वो हमने लिए, और उसके बाद मैं ये डिसीजन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आपको लगता हो कि भाई रविंद्र सर तो बीजेपी के हैं, मोदी जी के सपोर्टर, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन व्यू दे रहा हूँ। तो ये भी आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि सर सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अब अगला सवाल है कि सर कुछ जो यूट्यूबर्स हैं और स्पेशली जो है, मैंने अभी भी आपको बोला, जो जनरली कम्युनिस्ट वाली जो सोच होती है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर
ज़्यादा समय तक कम्युनिस्ट शासन रहा, उसके बाद जो है ममता बनर्जी का रहा, और वो कम्युनिस्ट वाले लोग ही जो है यहाँ पे आए। तो अल्टीमेटली जो बंगाल में लोग रहते हैं उनको जो है कम्युनिस्ट वाली जो सोच है वो बाय बर्थ है। और अगर किसी की उम्र 55-60 साल हो जाए और जिसने बचपन से वही देखा है तो भाई उसके तो खून खून के अंदर भरा हुआ है ना इंजेक्शन, तो वो तो भाई कम्युनिस्ट वाली सोच रखेगा। तो उसको तो मोदी एक फूटी आँख भी जो है नहीं सुहाने वाला। तो उन की जो बात अगर आप करोगे तो वो मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और वो माहौल क्या है कि जो टैक्स बढ़ के 30 से 35% हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब खत्म हो जाएगा, सब टैक्स होगा। और मेरे को कम से कम नहीं ना तो 10 से 12 फ़ोन्स आए और 25 से 30 मैसेज आए इस पर, और ये मैं बात बता रहा हूँ 15-20 दिन पहले की। फिर मैंने भी जाके सर्च किया कि भाई किसका है, और फिर वो ट्विटर वगैरह देखा तो भाई साहब पता चला यार भाई वो तो कुछ नहीं, वो तो कम्युनिस्ट लोग हैं, उनका अपने एक प्रोपेगेंडा है, उन्होंने क्रिएट करना है, उनको नहीं लगता मोदी अच्छा, भाई वो ऐसी बात करेंगे। फिर बदल बदल के दूसरी बात करेंगे। फिर उन्होंने अपने ट्विटर पे एक सर्वे कर दिया, उसमें सर्वे में भाई मोदी आएगा या जाएगा। अब मोदी आएगा 45% लोगों ने कह दिया, जाएगा 55% ने। तो उन्होंने इस घोषित कर दिया कि भाई बीजेपी तो हारेगी। भाई अगर 45 एक जगह जा रहे हैं, 2 पार्टी स्टेट नहीं है, एक पार्टी में अगर मोदी जी को 45 मिल रही है, बाकी सबको 55 मिल रही है, तो यहाँ से भी अगर, और वो भी सीधी सी बात ये है कि जो लोग उनको पसंद करते हैं वही ज़्यादातर उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सोच वाले लोग। तो फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीके की सोच वाले लोग, तो फिर भी 45% लोग हैं, तो अल्टीमेटली भाई सरकार तो मोदी जी की आ रही है। और बाजार में करेक्शन हो रही है तो कह रहे हैं जी अब तो मोदी जी गए। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, बाजार ऊंचाइयों पर जब होता है ना तो करेक्शन होती है, और इलेक्शन से पहले बाजार एवरेज करता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बोल रहा था। बाजार जब ऊपर था मैं तब भी कह रहा भैया करेक्शन आएगी और आएगी, और हो सकता है कि हमने छाती ठोक के कहा भाई आएगी करेक्शन, तो मैंने कहा, और ये भी बोला मैंने सेंटर पॉइंट पे तो आएगी। तो बाजार अब सेंटर पॉइंट के आसपास है, तो 400-500 पॉइंट इधर या उधर बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट इधर या उधर, तो अल्टीमेटली हम मिड पॉइंट में। अब मुझे 2014 की भी याद है, तो 2012 और 13 की इतनी भयंकर मंदी थी, तो मुझे याद है कि दिसंबर से ही बाजार चलना शुरू हो गया था, दिसंबर 2013 से जनवरी फरवरी मार्च, और वो साल हमारे लिए बहुत बेहतरीन साल था, यानी कि मोदी जी आए थे और बढ़िया वाले पैसे जो है हमने 2014 के साल में बनाए थे, ठीक है जी, और बम्पर रिटर्न्स आई थी। और जो पिछले 2-3 साल का पेन था, जो हम इस पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड कर रहे थे, मुझे याद है कि पोर्टफोलियो लगभग 2.5 गुना हो गया था सितंबर तक, और 1.5 गुना तो जो है प्री इलेक्शन ही हो गया था। तो जो बाइंग मोमेंटम था, तो लोग कह रहे थे कि जी मोदी जी सरकार आएगी, इसलिए ऐसा नहीं होता। बाजार क्या होता है, अपने आप को एक एवरेज कर लेता है। बाजार ने दोनों साइड का स्कोप छोड़ दिया। हम मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार कम मेजोरिटी के साथ आती है, अरे एक झटका आएगा ना भाई, खरीदने के लिए बैठे रहो ना, रखो अपना पैसा, आधा पैसा डाल लो, आधा रख लो। और उसके बाद क्या है जी सर, बाजार क्यों गिर रहा है ये तो बताओ। अरे भाई बाजार नहीं गिर रहा, बाजार में क्या एफआई सेल कर रहे हैं, एफआई ने आज भी सेल कर दिया, ठीक है जी, तो सर एफआई तो पहले भी सेल। अरे भाई डीआईआईज मेरी तरीके की सोच रख रहे हैं, जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, भाई आधा अभी खरीद लो, आधा बाद में खरीद लेंगे। तो डीआईज ने तो खरीदना है जो एसआईपी में पैसा आ रहा है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली अभी इलेक्शन की बात बता रहा हूँ कि मैं बाजार को सस्ता समझ रहा हूँ, महंगा समझ रहा हूँ, मैं वो नहीं, मैं अभी खाली इलेक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो डीआईज अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, और एफआईआईज भैया क्या है, एफएनओ के ट्रेडर्स हैं, तो उनको पता है कि यार डीआईज की बाय नहीं आ रही है, मंदी बना के मारो ऑप्शन में सौदे, तो वो ऑप्शंस का बाजार है उनके लिए, तो उन्होंने उठा के माल फेंक दिया, ठीक है जी। और मैं तो कह ही रहा था यार ऊपरी लेवल पर टिकेगा नहीं टिका, तो ये बाइंग सेंटीमेंट वीक हो गया। अब जब इधर से हुआ, फिर ये देख, जैसे मैंने भी आपको बोला, सोशल मीडिया पे इस तरीके के लोग हैं, और फिर वो एक ऐसी हवा बना देते हैं कि जी सरकार नहीं आ रही, तो भाई एक रिटेलर भी डर जाता है, जो इस बाजार की जान था, उसने कहा यार रुक जा यार, मैं भी तो रुक जा भाई, रिजल्ट आ जाने तो बजट का, वो सॉरी इलेक्शन का, तब देखते हैं। तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद तो सर एफआईज तो भाई पिछले 2 साल से बेच रहे हैं, अभी कौन सा बेचना शुरू किया, क्योंकि आपके सवाल थे इसलिए मैंने उनके जवाब सवाल लिख रखे, तो मैं जो आपको जवाब दूँ। और सर करना क्या चाहिए, अरे मैं तो भाई देखिएगा, इस मैंने एक राय तो आपको दे दी, और दूसरी राय देता हूँ बिल्कुल साफ। भाई मुझे क्या लग रहा है अभी, बेशक से मोदी जी की सरकार आए ना आए, भाई स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूशन बहुत ज़्यादा महंगी है।
यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रिस्की है। बट इंडेक्स के अंदर मान लीजिएगा 5-7% की करेक्शन हो भी गई, इवन मान लेते हैं कि 10% की भी करेक्शन होगी, वैसे चांसेस नहीं है अभी हाल फिलहाल में, बाद में हो सकते हैं क्रिएट, तो भी मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस क्या होगी, बेस्ट चॉइस होगी ओनली लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप में भी सेंसेक्स की 30 कंपनियां नहीं, सेंसेक्स इंडेक्स में 30 है, मैं कहता हूँ सेंसेक्स की टॉप 15 कम, और अब टॉप 15 कंपनीज में देखिएगा कौन सी कंपनीज 52 वीक लो के आसपास आ रही है। अगर आप ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर्स हैं, मैं तो कहूँगा कि ये जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी जो स्ट्रेटेजी रहती है, उन 15 शेयर्स में से देखिए वो लार्ज कैप है, इंडिया की दिग्गज कंपनी है, उनमें अगर फंडामेंटली कोई वीकनेस होती है तो वो जो है वो थोड़े समय के लिए होती है और वो ठीक हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हैं वो साइज़ में कंपनियाँ। तो उनमें से देखिए कौन सी कंपनी 52 वीक लो के आसपास मिल रही है, और उसका रीज़न देखिएगा कि वो रीज़न परमानेंट है या टेम्परेरी है, और वो लगता है कि टेम्परेरी है, वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाइए, आपके पैसे बनेंगे। ठीक है जी। देखिएगा हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी ना मुझे पता है कि जब HDFC बैंक का मर्जर हुआ था, मैं खुद था, मैं कहा भाई ये 1700 रुपये पे वैल्यूएशन नहीं बनती, रीजनेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे रीजंस बताए थे, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि गिरेगा। HDFC बैंक गिरा तो मैं 2021-22 में भी और 22-23 में भी दोनों साल में मैंने HDFC बैंक में पैसे बनाए। एक बार 1280 की स्पोर्ट थी और मैं सुपर बुलिश हो गया था। पिछले साल भी हमने जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ट्रेडिंग में मुझे याद है कि 10-12% के आसपास की रिटर्न हमने बनाई थी पिछले साल की HDFC बैंक, जो कि वो शेयर है जो कि अंडर परफॉर्म रहा है। और इस बार भी हमने कोटक और HDFC बैंक लिया है, लेकिन ऐसी वैल्यूएशंस पर लिया है जहाँ पर कि हमें रीजनेबल लगता है। तो इसी तरीके से टॉप 15 शेयर्स में ही आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, आपके फंसने की संभावना कम रहेगी। लेकिन फिर भी कोई ट्रेड लें या इन्वेस्टमेंट करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना, और विद द ड्यू रिस्पेक्ट जो है मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। मैं जवाब जो है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपके सवाल तो चल रहे होते हैं तो सवाल मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन उचित समय के ऊपर उसका जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। तो मुझे लगा कि जो बहुत सारे सवाल जो 15-20 दिन से चल रहे थे, उनका जवाब आज देना मुझे उचित लगा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और मैं आपका दोस्त सी रविंद्र वत्स बस इस वीडियो में बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा। फिर भी लास्ट में एक ही बात कहूँगा, भाई अगर कुछ बुरा लगा ना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अच्छा लगा ना तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।